चलो नेक्स्ट लिखिए कि आर्टिकल 13 में क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए कि आर्थिक, मैं बता दूं, आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन या निर्वचन के सिद्धांत बताइए। आर्टिकल अनुच्छेद में वर्णित संविधान के निर्वचन के सिद्धांत बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के रूल्स बताइए। ठीक? लिखिए कि आर्टिकल 13 में संविधान के निर्वचन के निम्नलिखित सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले लिखिए कि आर्टिकल 13 फर्स्ट प्रावधान करता है कि कोई विधि यानी कोई लॉ और प्रोविजन ऑफ लॉ, विधि या विधि का उपबंध जो संविधान लागू होने से पूर्व भारत के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन में था, पूर्व परिवर्तन एन फोर्स में था, लागू होने से पूर्व परिवर्तन या एन फोर्स में था, वह संविधान लागू होने के दिन संविधान लागू होने के दिन संविधान के भाग 3 से असंगत है। तो विरोध की सीमा तक असंवैधानिक है। अनकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, देखो क्या प्रोविजन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ। 1950। ठीक, इससे पूर्व के जितने भी थे एक्ट, चाहे कोई सा भी हो, जैसे सीपीसी भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, पार्टनरशिप भी है, ठीक है, इसके अलावा सेल्स एंड गुड्स है, यानी जो भी एक्ट संविधान लागू होने से पूर्व भारत में एनफोर्स में थे और जिस दिन संविधान लागू हुआ और संविधान के भाग 3 के अगेंस्ट हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी कोर्ट उन्हें जीरो नहीं करेगा। कैसे होंगे,
अपने आप जीरो हो जाएंगे। तो यहां पहला क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का ये पैदा हुआ कि कोई एक्टर, भाई कोई एक्टर, उसका एक पोर्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है और एक पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, पूरे को ही शून्य कर दें क्या? भाई पूरा का पूरा ही शून्य हो जाएगा क्या? तो इसके लिए एक प्रिंसिपल आया, उस प्रिंसिपल का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करण का सिद्धांत। लिखिए, पहला सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी या पृथक्करण का सिद्धांत। अच्छा दिन काम है बेटा। अभी नेक्स्ट लिखेंगे, पहले उसको लिखेंगे। पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। लिखिए, जब किसी संविधि के किसी भाग को, जब किसी स्टैट्यूट्स या संविधि के किसी भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तब यह पर्सन उत्पन्न होता है। क्या वह पूरी विधि, क्या वह पूरी विधि या उसका भाग असंवैधानिक होगा? इस पर्सन का समाधान करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए के गोपालन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी, ए के गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए के गोपालन वर्सेज मद्रास राज्य AIR 1950, AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट। ठीक। इस देखो, इस मामले में क्या कहा कि जैसे मान लीजिए हर विधि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के लिए है, हर विधि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के लिए है, उद्देश्य के लिए, और इस उद्देश्य के लिए ये विधि बनी हुई है। इस विधि का ये पोर्शन क्या हो गया, असंवैधानिक हो गया, बाकी का संवैधानिक है। अब क्वेश्चन ये है कि या तो पूरी जाएगी या इतना पोर्शन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बच रहा है वो पोर्शन यदि इस उद्देश्य को पूरा कर रहा है तब तो शेष विधि विधि मान्य होगी, और अगर ये उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा बचा हुआ पार्ट तो पूरी विधि असंवैधानिक है ना। लिख लीजिए कि इस समस्या को समाधान किया कि यदि किसी विधि के भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है
और शेष भाग संवैधानिक है, तो क्या लिखा आपने? तो शेष भाग यदि उस विधि के उद्देश्य को, शेष भाग उस विधि के उद्देश्य को जिसके लिए वह बनाई गई थी पूरा करता है, वहां तक वह विधि विधि मान्य होगी, तक वह विधि विधि मान्य होगी। लेकिन यदि शेष भाग विधि के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा तो संपूर्ण विधि असंवैधानिक हो। विधि के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा, संपूर्ण विधि अविधि मान्य हो। अविधि मान्य हो, असंवैधानिक लिख दो, या अविधि मान्य होगी या असंवैधानिक। फिर एक केस लिख लीजिए कि हो तो होला हाल वर्सेज जा चालू, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट। फिर 1993 का जी चीलू, जा चीलू। हाँ, 1993 सुप्रीम कोर्ट। थ्री थ्री बेटा, थ्री। देखिए, इस मामले में संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 को, पैरा 7 को शुरू को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि दल बदल के संबंध में यह न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को समाप्त कर रहा था। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को समाप्त कर रहा था,
इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा शेष 10वीं अनुसूची को संवैधानिक माना। और शेष 10वीं अनुसूची को संवैधानिक माना। समाप्त कर रहा था, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और शेष 10वीं अनुसूची को संवैधानिक माना। ठीक। फिर देखिए 1948 में केस आया, एक लॉ बना जिसका नाम था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948। जमींदारी अबोलिश एक्ट 1948, 1948। ठीक। इस एक्ट की खासियत क्या थी? भाई हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद में ये कानून बना क्या कि भाई पहले क्या था, अंग्रेजों ने राजस्व लेने के लिए जमींदारों को जमीन दे रखी थी और जमींदार किसानों से जमीन करवाते थे। तो एक तो अंग्रेजों का हाई टैक्स, उतना ही फिर जमींदार का हाई टैक्स। किसान के पास क्या बचता था सिवाय कर्जा? भारत का किसान पूरी जिंदगी कर्जे में रहता था और पूरा घर काम करता था, लेकिन जिंदगी में कभी कर्जा नहीं चुकता था। सिर्फ इसी आस में, किस आस में, यार अगली बार तो कुछ अच्छा होगा। जैसे एडीजे के एग्जाम में होता है कि अगली बार तो बनेंगे, इसी आस में भारत का किसान रहा करता था, अगली बार तो कुछ अच्छा होगा। तो जब हम आजाद हुए तो हमारी 95% जनसंख्या किस पे डिपेंड थी? इकोनॉमी, खेती पर। खेती के ऊपर कौन बैठा हुआ था? जमींदार। तो जमींदारी उन्मूलन एक्ट हमने पारित कर दी। जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित करने के बाद में हमने ये प्रोविजन कर दिया कि भाई एक हर व्यक्ति के पास फिक्स वो कर दी जाएगी जमीन। जैसे ये जमीन फिक्स की कि एक व्यक्ति के पास अगर अकेला है तो 20 एकड़, हेक्टर, और अगर परिवार के कुटुंब के साथ है तो 30 हेक्टर से ज्यादा नहीं हो। उसके बाद में जो जमीन जो खेत बो रहा है उसके नाम कर दी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं खुद काश्त का काश्तकार। और ये हो गया भूस्वामी, कौन? जमींदार। फिर उसके बाद में आ गई क्या? 26 जनवरी, और आ गया आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी। नहीं, आ गया कि नहीं आ गया? अब आप, मूल फंडामेंटल राइट हो गया, किसी की जमीन नहीं छीन सकते। और ये कानून किसके अगेंस्ट हो गया? आर्टिकल 31 यानी भाग 3 के। तो जैसे ये लागू हुआ वैसे ये क्या हो गया? अब वो समस्या फिर पैदा हो गई। नहीं, इसलिए इस समस्या को बचने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 31A जोड़ा गया। और ये प्रावधान किया गया कि अगर भूमि सुधार के संबंध में कोई विधि बनाई जा रही है और वो भाग 3 के अगेंस्ट होते हुए भी
क्या होगा, भाग 3 पर लागू। और फिर हमने इसी समस्या को और समाप्त करने के लिए आर्टिकल 31B बनाया, जिसमें ये कहा कि अगर कोई सब्जेक्ट, भाई ये तो पहली समस्या ही है, आगे किसी विषय पर अगर ऐसी समस्या आती है जो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वोलेशन कर रहा है, जरूरी है, तो राज्य उसे नवी अनुसूची में डाल देगा। और नवी अनुसूची का विषय अगर फंडामेंटल राइट पर सुपरसीड करेगा, न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब जो कानून जीरो हो गया था उसको वापस से जिंदा किया गया, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। तो नेक्स्ट सिद्धांत लिखिए, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। यह सिद्धांत भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यह सिद्धांत भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट है ना, के मामले में प्रतिपादित किया गया कि कोई विधि संविधान लागू होने के दिन कोई विधि संविधान लागू होने के दिन संविधान के भाग 3 के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक है विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक हो गई, संविधान के भाग 3 के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक हो गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, है ना, वह विधि समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती, बल्कि सुसुप्त अवस्था या स्लीपिंग मोड में चली जाती है, बल्कि सुसुप्त अवस्था या स्लीपिंग मोड में चली जाती है। और लेजिस्लेशन या विधायिका विधि बनाकर उसे पुनर्जीवित कर सकती है, विधायिका विधि बनाकर उसे पुनर्जीवित कर सकती है। इसे आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। फिर नेक्स्ट केस लिखे, दुलारे लोथ वर्सेस थर्ड एडिशनल जज, लोथ वर्सेज थर्ड एडिशनल जज, कानपुर, AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, 1984, सुप्रीम कोर्ट, थर्ड एडिशनल जज कानपुर।
1984 लिख लीजिए। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स न केवल संविधान पूर्व की विधि बल्कि संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है। फिर नेक्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर या अधित्याग का सिद्धांत न केवल संविधान पूर्व बल्कि संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है। अगर जैसे किसी विधि को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, तो संसद विधि बनाकर उसे पुनर्जीवित कर सकते। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर या अधित्याग का सिद्धांत लिखिए। केस का नाम विश्वेश्वर नाथ वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर। विश्वेश्वर नाथ वर्सेज इनकम टैक्स अधिक कमिश्नर 1959। AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट। विश्वेश्वर नाथ वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर 1959 कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स, नैसर्गिक अधिकार। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्स व्यक्ति ने वाई का मर्डर कर लिया। जैसे मान लीजिए आसाराम बापू है, कई आसाराम बापू के फॉलोअर्स हैं। अब एक फॉलोवर ये कहता है कि भाई आप आसाराम बापू को छोड़ दो और उसकी जगह मेरे को जेल में डाल। तो क्या डाल सकते हैं क्या? क्योंकि उसने अपराध ही नहीं किया तो हम उसे सजा कैसे दे सकते हैं? कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स का त्याग कैसे कर सकता? नहीं। बाकी फिर अपन कल करते हैं, है ना? क्वेश्चन लिख लीजिए, कोशिश करना। क्वेश्चन लिखिए। जुडिशियल या न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन की न्यायालय की शक्ति क्या है? की शक्ति क्या है? क्या न्यायालय संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है? संशोधन
से संबंधित विधि का पुनरावलोकन कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू है ना, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कल लिख करके लाना।